टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे और कल हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की। हमने दो रिएक्शंस देखी। एक हमने देखा कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज अ मेटल ऑक्साइड। दूसरी चीज़ हमने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम का वाटर के साथ में रिएक्शन। वीडियो आपने देखा, बातें बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कुछ एक लोगों को मुझे लगा कि कुछ कन्फ्यूज़न है, मैं फिर से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने क्या दिखाया था आपको कल कि क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। याद रखने वाली पहली चीज़ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होती है दो ऑब्जर्वेशन हमने देखे, एक हिसिंग साउंड, दूसरा कंटेनर बिकम्स हॉट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होगी तो कंटेनर विल बिकम हॉट। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी डाल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम का एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स की जाती है। पहला तरीका, एक बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर हमने डाला और फिर उसके बाद उसमें विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ उसमें हमने ब्लो किया एयर, क्योंकि हमारी एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो उसके साथ में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करती है। और हमने ये भी कहा था कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और एसिडिक इन नेचर है। तो ये एसिडिक नेचर का है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। एसिड बेस के बीच में जब भी रिएक्शन होती है एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यहाँ जो सॉल्ट बना है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मिल्की वाइट कलर का होता है। तो जब हम ब्लो करते हैं एयर इनटू वाटर, एक स्लो रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तकरीबन 1 मिनट का टाइम लग जाता है और फिर द कंटेनर बिकम्स, मतलब द सॉल्यूशन इनसाइड इट और लाइम वाटर इनसाइड इट बिकम्स मिल्की। ठीक है, अपॉन इसके आगे हमने बात करना शुरू की थी अपॉन एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कॉम्बिनेशन ये CaCO3 प्लस H2O के कॉम्बिनेशन में, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के कॉम्बिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिव सप्लाई करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है विच इज कलरलेस। दूसरा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाने का है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉश के टाइम दीवार पर पोत देते हैं और जब वाइट वॉश होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी वॉल पर आ गया है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इतनी स्लो रिएक्शन कि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वॉल पे, वाटर निकल जाता है। वाटर बहुत स्लोली बनेगा ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप बनेगा, बहुत कम बनेगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इट इज़ एक्सपोज टू एयर, इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट ऑल्सो मे बी। तो ऐसे कंडीशन में आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स में से एक टेम्परेचर, दूसरा विंड, दोनों यहाँ पर है। तो वाटर तो चला जाएगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और बचेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाइट है तो दीवारें चमकती रहेंगी हमारी। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से वॉल के ऊपर यह रिएक्शन क्यों नहीं होती? हाँ, मतलब वॉल के ऊपर कलरलेस क्यों नहीं हो जाता?
तो बच्चों ये बात समझने की कोशिश करो, कार्बन डाइऑक्साइड जब इस सॉल्यूशन के साथ, मतलब इस मिक्सचर के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O के साथ में, इसे सॉल्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन वो जो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कॉम्बिनेशन में रिएक्शन करता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है विच इज़ कलरलेस। अगर वाटर नहीं होगा, अगर इसमें से आप वाटर हटा दो जैसा कि वॉल पे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिएक्शन नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या? सोचो, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बताता हूं मैं आपको। अगर इस इक्वेशन में से हम H2O निकाल लेते हैं, समझो H2O है ही नहीं, CaCO3 CO2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? है ही नहीं। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में वाटर नहीं होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वॉल पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिसे ये कंफ्यूजन था वो क्लियर कर ले कि वॉल पर ये रिएक्शन, मैंने कल भी आपको बताया था, वॉल पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वॉल पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बात हम ध्यान रखें। और इन दोनों बातों को और इनके ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड टू लाइम वाटर it turns milky, but when more carbon dioxide is supplied to the same solution, the milky color disappears. Give reason and write down relevant balanced chemical equations. आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने कल आपको कहा था कि जो दूसरा रिएक्शन हमने किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, और हमने उसका एक वीडियो देख करके हम समझ गए थे कि क्या हो रहा है। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। खास करके मेरा जो इंटरेस्ट है आपको ये समझाने का कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है। एक ऐसा मैग्नीशियम रिबन भी हम देखेंगे जिसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन है की लेयर है, और दूसरा जिसके ऊपर ऐसी कोई लेयर नहीं है। और फिर हम विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर हम उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। हम उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर उसके बाद उसका रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेजिड्यू, वाइट रेजिड्यू या वाइट एशेस देखेंगे। फिर उसमें हम वाटर मिक्स करेंगे। फिर वाटर मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको रेड लिटमस से टच करके देखेंगे कि वो ब्लू होता है या नहीं होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे। तो मेरे आसपास अभी कुछ केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो लेने के लिए मैं बीच बीच में जाता रहूँगा इन द सेंस कि मुझे थोड़ा इधर उधर होना पड़ेगा आज। थोड़ा सा गायब हो जाऊँगा मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग डरना मत, यही हूँ मैं, है ना। और मेरी आवाज़ तो आती रहेगी आप तक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कुछ बोलता भी रहूँ जिससे आपको डर ना लगे। डरोगे तो नहीं ना? देखो, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म एडजस्ट कर देता हूँ ऐसे। ये मैग्नीशियम रिबन हमारे पास है। एक चाइना डिश रख लिया है मैंने जिसके अंदर हम एशेस गिरा देंगे। ये टॉन्ग्स है जिसे हम यूज़ करेंगे। लिटमस पेपर है, पानी भी रखा हुआ है, वो लेने भी जाऊँगा, आप तब भी मत डरना। देखो, ये सैंड पेपर है विच वी आर गोइंग टू यूज़। अब एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं आपको। देखो, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसको मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर आया हुआ है। इस ऑक्साइड लेयर की वजह से ये इस पे वो लस्टर नहीं है जो कि होना चाहिए। नॉर्मली लस्टर होता है ना मेटल के ऊपर, मेटालिक लस्टर, वो नहीं है, चमक नहीं है। जबकि हमने कुछ प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है रिबन को। ये देखो कैसा दिखता है।
ऐसा मैग्नीशियम रिबन जिसमें कोई ऑक्साइड लेयर नहीं है, मतलब इसे ऐसा दिखना चाहिए था इस वाले को, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर आ गई है। हाँ, ये ऐसा ख़राब दिख रहा है, दूसरा वाला जो है वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका एक पीस तोड़ लेते हैं इसमें से, ये टूट गया। अब इसे रख देते हैं साइड में, और अब एक बंसन बर्नर जला करके हम रिएक्शन करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, हमको इसके ऊपर जो लेयर है ऑक्साइड का उसको रिमूव करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। ये सैंड पेपर होता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अक्सर मिल जाएगा आपको, खास करके जो लोग लकड़ी का काम कर रहे होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे क्लीन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। जब ये चमकने लगेगा तो आपको दिखाऊंगा। हाँ, इसको बस पकड़े और थोड़ा सा ताकत लगा करके इसको खींचें, ऐसे इसके ऊपर क्लीन करें, तो विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर ये साफ़ होने लगता है। इसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हटने लगेगी तो ये चमकने लगेगा। अब इसमें लश्चर वापस आ गया है। थोड़ा थोड़ा ऑक्साइड लेयर है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से लश्चर आ गया है। हाँ, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये लिमिटेशन है ऑनलाइन क्लास का कि आई एम नॉट श्योर वेदर आपको दिख रहा है कि नहीं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम रिबन का डब्बा तो अपन रख देते हैं नीचे। अब मैं बंसन बर्नर ले लेता हूँ। ये बर्नर है, दिखता है ना, ऐसा बर्नर होता है। वैसे ही एक एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, जैसा सिलेंडर आपके किचन में है। हालांकि आपके वाला सिलेंडर बहुत बड़ा है, हमारे वाला सिलेंडर छोटा है। छोटे सिलेंडर से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं कैंडल लाना भूल गया हूँ, लेकिन ठीक है, अपन फिर डायरेक्ट ऐसे ही इसको लिट करते हैं। कैंडल से थोड़ा इजी रहता है कि कैंडल जलता रहता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अंदर पहले से जो एयर भरी है पहले वो निकलती है। ओके, फर्स्ट क्लास। अभी हमारा फ्लेम आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टोंग्स इसको पकड़ेंगे, और इसका वो वाला एंड जो कि चमकने लगा है, जिसको हमने सैंड पेपर से क्लीन किया था, हाँ, ये वाला एंड, इसको इस फ्लेम पे मैं रखूँगा। यहाँ पर एक प्रिकॉशन होती है, क्योंकि आपने कल देखा ये डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं। जैसे आपके लिए तो नहीं, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इसको डायरेक्ट देखूँगा तो मेरी आँखों को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जलाऊँगा, और जब वो जलेगा मैं इसको इसके ऊपर डायरेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे एक चाइना डिश रखी हुई है, आपको शायद ठीक से नहीं दिख रही होगी, ये चाइना डिश है। मैं इसके अंदर वाइट एशेस पहले इकट्ठी कर लूँगा, फिर उसके बाद आपको दिखा दूँगा। तो अब हम करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। दिस इज डैज़लिंग वाइट फ्लेम। ये डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ में जल रहा है, और मैं इसको डायरेक्ट देख नहीं रहा हूँ। हाँ, इसको डायरेक्ट देखने से मेरी आँख को नुकसान पहुँचेगा। मैं एक्चुअली स्क्रीन देख रहा हूँ इस समय कि आपको क्या दिख रहा है। ये अब ये वाइट एशेस हमको मिल गई है। ठीक है, इसको तो अपन बंद कर देते हैं और बर्नर को यहाँ से हटा देते हैं।
बर्नर की अपने को दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब अपन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो देखो क्या बना है, दिख रहा होगा आपको, आई होप। हाँ, दिख रहा है क्या? ये वाइट एशेस या वाइट रेजिड्यू जो हमने कल देखा था, इसमें हम पानी डालते हैं। पानी कहाँ है? पानी लेने जा रहा हूँ मैं, डरना मत आप। ये पानी भी आ गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, लेकिन जब आप थोड़ी एफर्ट के बाद उसको डिज़ोल्व कर देते हो तो वो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना देता है, MgOH होल ट्वाइस। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक सॉल्यूशन ऐसा पानी में मिला करके बना दिया है आपने, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये ब्लू लिटमस के साथ और रेड लिटमस के साथ किस तरह का बिहेव करता है। हाँ, ब्लू लिटमस के साथ क्या करेगा और रेड लिटमस के साथ वो क्या करेगा। तो ये हमारे पास लिटमस है, ये देखो, दिस इज़ ब्लू लिटमस। ये बेसिकली लीफलेट्स हैं अंदर बहुत सारी, हाँ, इनको ब्लू लिटमस बोलते हैं। और ये रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस, इसमें भी लीफलेट्स हैं ऐसी। तो हम पहले ब्लू लिटमस ले लेते हैं। हमें मालूम है कि इससे कुछ होगा नहीं, हाँ, फिर भी हम इसको चेक कर रहे हैं। ब्लू लिटमस को रेड कोई एसिड करता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था जब आपने एसिड बेसिस पढ़ा, वहाँ पे पढ़ा था। तो जाहिर है कि ये अगर बेसिक है तो ये एसिड जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये ब्लू लिटमस को इसमें डिप कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, डिप कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। हाँ, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर बिकॉज अ बेसिक सॉल्यूशन कैन नेवर चेंज द कलर ऑफ अ ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर के साथ में क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि ये बेस है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, उसका कलर बदल देगा। तो देखते हैं क्या करता है। हाँ, इसमें हम इसे डिप करते हैं, थोड़ी देर तक इसे डिप करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। और आप देखो कि इसका कलर चेंज हो गया है। आई होप इट इज़ क्वाइट विजिबल। हाँ, कलर जो चेंज हो गया, ऊपर वाला साइड आपको अभी भी रेड दिख रहा होगा, नीचे वाला ब्लू हो गया है। अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो ये बहुत इंस्टेंटेनियसली होता। ये रिएक्शन उतना जल्दी नहीं होती है, उतनी इंस्टेंटेनियस नहीं होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक वीक बेस यूज़ हो रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। थोड़ी बात और आगे करेंगे, क्योंकि कल हमने कहा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होती है। अब ऐसा क्यों कहा था हमने, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ था CaO + H2O gives CaOH whole twice, that was an exothermic reaction। हाँ, कुछ और सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपको आपकी बुक में दिखेंगी। आपकी बुक में ये सब कहाँ लिखा है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ सिंपल रिएक्शंस लाइक कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये कंबशन है, सिंपल कंबशन, जिसमें एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। हाँ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। हाँ, उसके अलावा भी H2 + O2 gives H2O is also an example of combination reaction। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा, पॉज करो और इसको जल्दी से बैलेंस कर दो। हाँ,
यहाँ हमको दिख रहा है, अब मैं डायरेक्ट करूँगा नीचे कुछ भी लिखे बिना। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से 2 लगाने की वजह से 4 हो गई है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गई। आपकी बुक में मैं दिखा देता हूँ, आपकी बुक में भी हमने ये सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, आई होप आपने देखा भी होगा इसको, कि ये वाला हमारा एक रिएक्शन है जो हमने एज एन एग्जांपल लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस दैट इज स्लेग लाइम, और हीट इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ energy is evolved in the form of heat. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as a combination reaction. यहाँ पर इसका एक्सटेंशन है जो हम बात कर रहे थे पहले, हमने कल बात की जिसके बारे में, क्या कि a solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हाँ, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर. सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस एक्वस. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall, जिसको हम बोलते हैं milky white color. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate. आगे इसके बारे में एसिड बेसिस में याद दिलाऊंगा आपको कि जो मार्बल होता है वो भी CaCO3 होता है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो हम एसिड बेसिस सॉल्ट में देखेंगे. तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आप याद करें कि किस तरह से वॉल्स पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस दैट इज लाइम वाटर व्हेन वाइट वॉश्ड रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली इन 2 to 3 days. वाइट कलर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज इवॉल्व्ड. वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में निकल जाता है ना. यहाँ पे वाटर लिक्विड लिखा हुआ है, लेकिन वो जब लिक्विड बनेगा, मतलब रिएक्शन तो लिक्विड वाटर बनने तक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि सराउंडिंग्स में विंड है, सराउंडिंग्स में सनलाइट हो सकती है, तो उसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा. फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. हाँ, बर्निंग ऑफ कोल अभी हमने देखा. फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ combination reactions. In simple language we can say that when 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. ये उसका definition हो गया. We have already discussed about it in activity 1.4, मतलब जो हमने पहले की थी. We also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Other examples of exothermic reaction, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है. हाँ, यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये अपन ने केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन है, अपन बैलेंसिंग के टाइम पर पढ़ते हैं. हमने ईथेन और ब्यूटेन पढ़ा था, ये मीथेन है. और डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मैंने कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई वी कॉल रेस्पिरेशन एज अ केमिकल रिएक्शन. आपको ये क्लियर होना चाहिए. अभी तक बहुत सारे लोग ये सोचते रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस में, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे हालांकि इसके बारे में, कि रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, ये बात क्लियर कर लें. हालांकि हम इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, लंग्स को, ट्रैकिया को, और हमारा पूरा सिस्टम नेसल पैसेज से लेके लंग्स तक, एल्वियोलाई तक हम कहते हैं, हम जनरली इसका नाम बोला जाता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. लेकिन रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड आवर सेल्स इन विच ग्लूकोज विच वॉज डाइजेस्टेड इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड टू द सेल्स. एंड देन ग्लूकोज से हमको एनर्जी निकालनी है. तो इन ऑर्डर टू टेक द एनर्जी आउट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाती है? हाँ, ये पूछा जाता है। व्हाई वी कॉल रेस्पिरेशन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? उसका आंसर हमारा यही होना चाहिए कि सिंस इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है, ऑक्सीजन हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर अंदर चली जाती है, फिर लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर के जाता है और फिर सेल्स के बीच में जा कर के इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे बायोलॉजी में, वहाँ पे डिटेल में एक एक बात सीखेंगे। यहाँ पे अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझ जाएं कि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस में ले जाता है, वहाँ ले जाके छोड़ देता है और फिर ये ऑक्सीजन सेल में एंटर कर जाती है। ब्लड ने ग्लूकोज को भी डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल करके सेल्स के बीच में छोड़ा था, तो अब सेल के अंदर ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है और वहाँ पर अब ये केमिकल रिएक्शन होगी जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में ध्यान रखें, हमने ये पढ़ा है कि जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन एनर्जी इन एनी फॉर्म अगर रिलीज होती है तो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही कहलाएगी। ये बात आप कभी ना भूलें, ठीक। इसके आगे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, इनमें क्वेश्चन बने, सब में क्वेश्चन छुपा हुआ है। द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हम एक पिट बना करके जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, जिसमें आपके जो वेजिटेबल पील होते हैं या आपकी जो लीव्स जो कि आपके फील्ड में बिखरी पड़ी हैं, लोग बाग साफ करके उसको, जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको डाल देते हैं, काऊ डंग को भी डाल देते हैं। जो भी चीज़ वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है, बायोडिग्रेडेबल है जो कुछ भी, उसको हम उस पिट में डाल करके, एक गड्ढा बना के उसमें डाल करके उसको कवर कर देते हैं, तो फिर उसके अंदर मैन्योर फॉर्मेशन हो जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। हाँ, तो दिस decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. तो identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। जहाँ भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है मल्टीपल 2 और 3 रिएक्टेंट्स का, वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और उसमें अगर एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो रही है तो फिर हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़नी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। जो बच्चे 9th क्लास से पढ़ रहे हैं उनको पता है इसकी इम्पोर्टेंस, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं उनको ठीक से ये बात पता होनी चाहिए कि हमको क्यों इसे पढ़ना है। अगर हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बोर्ड का पेपर हमको ऐसा लगेगा जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। हाँ, तो अब ये तो बात हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें a single substance is broken down into 2 or more than 2 substances by passing any kind of energy, either heat or electricity or light। कैसा भी एनर्जी यूज़ करके, किसी भी, ये सब क्या है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करके जब आप एक सिंगल सब्सटेंस को मल्टीपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हो तो फिर हम उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कल मैंने बताया था आपको ये कि अगर हीट यूज़ किया तो थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट यूज़ किया तो फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया तो इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन के बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में आप एक रिएक्शन तो ये लिख लें कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड when heated it is decomposed into three substances: lead oxide which is yellow residue, nitrogen dioxide NO2 which is a reddish brown gas, and oxygen which is a colorless gas। हाँ, ये एक इक्वेशन जो कि हमने रिसेंटली बैलेंस भी की थी। हमने इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा था, फिर यहाँ पे 2 लिखा था, फिर यहाँ पे 4 लिखा था, तो ये बैलेंस हो गई थी, आपको याद होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी हम देखते हैं। हम अभी इसको रिएक्शन को परफॉर्म करके देखेंगे। इसका हाईलाइट है रेडिश ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होना। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में बैलेंसिंग के टाइम लिखवा चुका हूँ। फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड है, अपॉन हीटिंग ये पेल ग्रीन कलर का होता है, लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है। अपॉन हीटिंग इट कन्वर्ट्स टू Fe2O3 विच इज़ ब्राउन, इसको कभी कभी रेडिश ब्राउन भी कहा जाता है, और SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको हम ऐसे बैलेंस कर देते थे यहाँ पे 2 लिख के। अब ऑब्जर्वेशंस इन दोनों रिएक्शंस की इम्पॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर का है, पेल मतलब लाइट है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, फेरस सल्फेट ऐसा दिखता है। ये फेरस सल्फेट है, पेल ग्रीन कलर का है। हाँ, पाउडर है, पेल ग्रीन कलर का पाउडर है। अब लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है। दिस इज लेड नाइट्रेट ना, अभी पता नहीं आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत तो। हाँ, ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, दिखता है, ये है। ये दोनों की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी है। कैल्शियम कार्बोनेट भी वाइट कलर का पाउडर है। तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल बारीक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की वाइट जिसको हम बोल रहे थे वो ये है, ठीक है। देखो मेरी फिंगर्स मिल्की वाइट हो गई हैं, हो गई ना। तो अब देखो बच्चों, हम अपन क्या करते हैं, जल्दी से ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट वाला। ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करने में 4 बता दो। एक तो साउंड, जब आप इसको लेड नाइट्रेट को डायरेक्ट हीट देते हो, यानी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ एक साउंड सुनाई देता है ना, चटर पटर आवाज़ आने लगती है इसमें से। ऐसा लगता है कि हमारी बॉइलिंग ट्यूब टूट जाएगी, तो हम एज अ प्रिकॉशन बीच बीच में बर्नर को हटाते भी रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। पहला ऑब्जर्वेशन क्रैकलिंग साउंड, लिख दूंगा मैं, बाद में लिख दूंगा। क्रैकलिंग साउंड पहला ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ें, रेडिश ब्राउन कलर की गैस। तो मैं बोर्ड को, बैकग्राउंड को वाइट कर दूंगा अभी, जिससे कि आपको वो बिल्कुल बराबर दिखे। मैं भी यहाँ साइड में हो जाऊँगा, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दिखे कि निकल रही है, मेरे ख्याल से दिखेगी। और तीसरी चीज़ है कि रेजिड्यू, येलो रेजिड्यू बचता है। और चौथी चीज़ है, चौथा भी ऑब्जर्वेशन एक होता है कि अगर एक बर्निंग फ्लेम लेकर के जाएँ उसके नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन करते हैं। ये हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है,
दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ओके। तो ये बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब यूज़ करते हैं ऐसे सब केसेस में, क्योंकि इतनी हीट होती है यहाँ पे, आप इसको सप्लाई कर रहे हो एक्चुअली हीट, है ना? तो क्योंकि आप इसको हीट सप्लाई करते होते हो, इस वजह से ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब तो टूट ही जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बॉइलिंग ट्यूब शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, अदरवाइज बॉइलिंग ट्यूब भी ब्रेक हो सकती है। तो ये वाइट कलर का लेड नाइट्रेट मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक, ये इसमें वाइट कलर का लेड नाइट्रेट हमने डाल दिया है सॉलिड फॉर्म में। इसमें हमने कोई पानी वानी नहीं डालना, एज इट इज़ इसको मैं फिर से बर्नर जलाऊंगा और फिर बर्नर को अपने हाथ में लेकर के इसको हीट करूंगा। आपने ऑब्ज़र्व करना है, एक तो साउंड और दूसरा आपको ऑब्ज़र्व करना है रेड कलर का गैस, रेडिश ब्राउन कलर की गैस। तो इसके लिए अपन अपनी रिएक्शन को ऊपर उचका देते हैं। अब आपका बैकग्राउंड हो गया एकदम वाइट, तो आपको मेरे ख्याल से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। हाँ, मतलब कि इसके ऊपर यहाँ से देखना, मैं इसको थोड़ा नीचे, नहीं ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो ये नीचे से इधर घुस जाएगा। कैमरे की सेटिंग मेरी ऐसी है ना? अभी आई एम हैंडलिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग अलोन, तो जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, लेकिन तो ये बर्नर जल रहा है, मैं इसको यहाँ पे साइड में हटके मैं इसको गरम कर रहा हूँ। बीच बीच में जब चटर पटर की आवाज़ ज़्यादा आएगी मैं इसे हटा दूँगा। क्रैकलिंग साउंड, आवाज़ आ रही है क्या आपको? क्रैकलिंग साउंड। देखो, अभी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स जो है वो रेडिश ब्राउन होने लग गई। रेडिश ब्राउन कलर की गैस आपको निकलते हुए दिखेगी। क्रैकलिंग साउंड आपको पता चल रहा होगा। देखो, इज़ इट विजिबल? आई एम श्योर इट इज़ विजिबल। हाँ, मुझको बताना आप मैसेज करके, दिखा था कि नहीं दिखा था। रेडिश ब्राउन कलर गैस कौन सी है? NO2। हाँ, देखो ये निकल रही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। जब ये रिएक्शन करते हैं NO2 रिलीज़ होती है, इसको इनहेल नहीं करना, दिस इज़ पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो फ्लेम जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गई। हाँ, यहाँ जाकर फ्लेम ज़्यादा तेज़ हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन भी निकल रहा है इसके अंदर से। ऑक्सीजन इज़ कलरलेस, ओडरलेस। कलरलेस है यानी कलर नहीं है, ओडर मतलब स्मेल, कोई स्मेल भी नहीं है। कलरलेस है, ओडरलेस है, और कलरलेस ओडरलेस होने की वजह से दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर फ्लेम लेकर के जाएंगे इसके ऊपर तो वो ज़्यादा ज़ोर से जलने लगती है। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन नंबर 4। इसका मतलब ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। यहाँ पे येलो कलर का एक रेजिड्यू है। हाँ, नीचे की तरफ येलो कलर का रेजिड्यू जो बना है। हाँ, आई होप ये थोड़ा विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा। ये येलो कलर का जो रेजिड्यू है इसको हम बोलते हैं PbO, लेड ऑक्साइड। तो
ये रिएक्शन देखा आपने, जहाँ पर सॉलिड लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का था उसको आपने हीट किया है। उससे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, क्रैकलिंग साउंड। और आप में से कोई ये कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं इसकी बात, इसको हटा देते हैं, चलो बीच में से, हाँ हटा दें इसको। इसको निकाल देते हैं बीच में से, बाद में देखेंगे, इसको साइड में कर दिया। तो ये बात एक्चुअली इसकी हो रही है। हाँ, क्रैकलिंग साउंड, पहली चीज़, चटर पटर की आवाज़ आई, क्रैकलिंग साउंड। नंबर 2, evolution of reddish brown colored gas. नंबर 3, तीसरी बात क्या हुई, फॉर्मेशन ऑफ येलो रेजिड्यू। अब ये क्लियर कर देना है कि जो रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस है वो NO2 है और येलो रेजिड्यू जो है वो लेड ऑक्साइड है, PbO। एंड ऑब्जर्वेशन लिखना है हमें, क्या देखा, फ्लेम becomes brighter when taken near the mouth of the test tube or boiling tube। जब आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास फ्लेम लेके गए तो वो ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आर आस्क्ड इन दी एग्जाम। एग्जामिनेशन के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल मतलब हीट से, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन। आपने हीट यूज़ किया और हीट यूज़ करके आपने वाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट के 3 टुकड़े कर दिए। येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनाया, रेडिश ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई और एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुई। ठीक है, तो ये समझ में आपको अगर आ गया है तो आप ये भी समझ ले, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका जो तैयार हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया है। कल हम बात करेंगे एक और 3 मार्क के क्वेश्चन की, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट मतलब इसकी, और हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की, इसकी। हाँ, इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सिंपल सा रिएक्शन है लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। सीमेंट बनाने के ग्लास बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है एक्चुअली इससे, क्विक लाइम। आपने पहले सीखा था कि किस तरह से क्विक लाइम से स्लेक लाइम एंड स्लेक लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब आप थर्मल डिकम्पोजिशन में सीखोगे कि किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बनाया जा सकता है और एप्लीकेशंस इनके क्या क्या हैं उसके बारे में भी बात होगी। उसके अलावा जो मैं आपको कल बात कर रहा था, अपन एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे। मेरे पास एक ऑरेंज कलर का ये पाउडर है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। हाँ, ये अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे। इसको हम बोलते हैं केमिकल वॉल्केनो।
जिसमें क्रोमियम ऑक्साइड उड़ता है और वॉल्केनो की तरह से बाहर आ जाता है। तो इसमें बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको बात समझ में आई होगी कि व्हाट मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। आपको ध्यान ये रखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा और उसका आंसर हमने कैसे लिखना है। आपको अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की है तो आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ एक बातें जो हम आपको बताते हैं, कुछ एक पैटर्न जो आंसर लिखने का हम बताते हैं, वो आपकी बुक में नहीं है। तो इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके क्लास नोट्स बना लिया करो उसी समय जिस समय आप उस वीडियो को देख रहे हो पॉज करके, और उसके बाद बुक से देख करके आप उन नोट्स को कंसोलिडेट भी किया करो, जिससे कि जो नॉलेज आपको बुक के साथ में टैली होती है या एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड वो आप उसमें ऐड कर सको। हालांकि ये बातें मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिलेंगी। तो मैं आपको नोट्स जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूंगा। उसके पीछे रीज़न ये है, मैं पहले नोट्स इसलिए नहीं देता, हालांकि नोट्स कंसोलिडेशन के लिए अच्छा है कि पहले से नोट्स दे दूँ और आप उसी में लिखते रहो, लेकिन उससे आपका थोड़ा सा काम कम हो जाता है, आपको पहले से प्रिंटेड मिल जाता है। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि फिर बच्चे एनसीईआरटी कम पढ़ते हैं और नोट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनमें कम पढ़ना पड़ता है। नोट्स आर बेसिकली कैप्सूल्स, है ना, हम समरी बना देते हैं किसी चैप्टर की, तो आपको समरी ज़्यादा पसंद आने लगती है और आपको लगता है कि हम तो यही पढ़ेंगे। वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पर जब आपका एक ही दिन में आपको कई सारे चैप्टर्स देखने हैं तो उस समय ब्रशअप करने के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए अच्छा है। लेकिन अल्टीमेटली आपको पेन चला करके रोज़ प्रैक्टिस करना और एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ज़रूरी है। बार बार पढ़ें एनसीईआरटी की चीज़ों को। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। 6 दिन निकाल दिए हमने, केवल अभी तक हम केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक ही पहुँचे हैं। छोटा सा ही चैप्टर है ये, जब भी रिवीजन करेंगे आपको पता चलेगा कि रिवीजन इसका कितना क्विकली हो जाता है। लेकिन नई चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए नई नई चीज़ें हैं, आप आसानी से समझें, आप टाइम लें, लेकिन मेहनत करो। आपको ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है अपना, ठीक है। यही केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। तो कल बात करते हैं, कल और कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।